नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, के क्लासेज के इस ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं फतेह सिंह आपके लिए लेकर के आया हूं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेंधव घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अंत तक बने रहे आप लोग मेरे साथ में और लेते रहे क्लास का आनंद। और ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसे शिक्षक ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट, पटवार, पुलिस, एसएससी, रेलवे और स्पेशल दिल्ली पुलिस, उनको ध्यान में रखते हुए क्लास है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं मित्रों। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर। आज हम बात करेंगे सिंधु जो घाटी सभ्यता है, सिंधु जो घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बड़े नगर, प्रमुख बड़े नगर। तो देखिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगर हैं, बड़े नगरों की संख्या कितनी है? 7। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर 7 हैं। एक तो आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्नूदड़ो, लोथल, बनावली, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आदि। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगरों की हम लोग बात करेंगे तो बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 7। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्नूदड़ो, लोथल, बनावली और राखीगढ़। ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे? बड़े नगर थे। हम यहां से आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो एक एक स्थल है, उन एक एक स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक नगर के बारे में विस्तार के साथ में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों में से एक है, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। और जो हड़प्पा सभ्यता है इसके कई सारे उपनाम हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा जाता है? प्रथम राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली राजधानी है इसका नाम क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी भी कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर, सिंधु जो घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। अर्ध औद्योगिक नगर, औद्योगिक क्या कहा जाता है? नगर भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है? तोरण द्वार। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसके उपनाम क्या है? इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कहते हैं और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अब बात यहां से आगे हम और करते हैं ऋग्वेद में इस सभ्यता का जो नाम है, किसमें नाम? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इस सभ्यता का नाम, ऋग्वेद में हरियूपिया सभ्यता, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है इसका ऋग्वेद में नाम हमें क्या लिखा मिलता है? सभ्यता नाम मिलता है, नाम मिलता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इसका ऋग्वेद में नाम क्या लिखा हुआ मिलता है? हरियूपिया सभ्यता। यानी ऋग्वेद में इस सभ्यता का जो नाम है, ऋग्वेद में इसका नाम क्या मिलता है? हरियूपिया सभ्यता भी लिखा हुआ
मिलता है। वैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार अथवा तोरण द्वार कहते हैं। देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में इस सभ्यता का जो नाम हमें लिखा मिलता है, अर्थात ऋग्वेद में जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का हरियूपिया सभ्यता भी नाम लिखा हुआ मिलता है। यानी हड़प्पा का नाम ऋग्वेद में हरियूपिया मिला और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार या तोरण द्वार के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। अब सुनिए कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये कहाँ स्थित है। यदि स्थान की हम लोग बात करें, हड़प्पा सभ्यता का स्थान क्या है, तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में कहाँ चला गया, भारत का जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद में कहाँ चला गया, पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान का कौन सा प्रांत आता है, सिंध प्रांत। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत का एक जिला आता है जिसका नाम क्या है, मोंटगोमरी जिला। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में एक नदी प्रवाहित होती है, नाम इसका क्या है, रावी नदी। और रावी नदी के कहां पर स्थित है मित्रों, किनारे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है यह कहां स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान। और वर्तमान पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है दोस्तों, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में कौन सा जिला है, मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिले में कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी। यानी इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर उत्पन्न हुई है, रावी नदी के किनारे। यानी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जो जिला है और मोंटगोमरी जिले में जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई है। यह सभ्यता का मतलब कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यानी जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत का जिला कौन सा आता है, मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर है और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर सिंधु घाटी का प्रवेश द्वार और तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। तो समझिएगा, यहां से आगे हम बात करें कि ये जो सभ्यता है इसकी किसकी बात करेंगे मित्रों, खोज की। खोज की बात करें वर्ष 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है, मैं हड़प्पा की खोज की बात यहां पर कर रहा हूं। यानी इस सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी, राय बहादुर। किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। साहनी, मैं इसको आरडी साहनी बोल सकता हूं, बात एक ही है, साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज का क्या किया गया दोस्तों, कार्य। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नाम का नगर है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उसका कार्य किसके द्वारा किया गया, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लेकिन यहां से आगे हम लोग कुछ बात और करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका उत्खनन किसने किया था। तो देखिएगा, इसके उत्खनन की बात करें, इस सभ्यता की खोज के बाद में पुनर्खोज का कार्य करना क्या कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। एक बार खोज कर दी और उसके बाद में दोबारा से खुदाई का कार्य करना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दोस्तों उत्खनन। क्या कहेंगे भाई, उत्खनन कहेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन की बात करें तो इस सभ्यता का उत्खनन किया गया मार्टिमर व्हीलर ने। किसने किया था, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। ये पेड़ का नाम नहीं है दोस्तों, किसका नाम है, इतिहासकार का नाम। इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता का उत्खनन किया। तो अब किसकी बात आएगी कि सर जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से हमें एक मुद्रा मिलती है। हमें मुद्रा होती क्या है, क्या मिली, एक मुद्रा मिली। ये मुद्रा क्या है, अर्थ मुद्रा कहते किसे हैं, यानी मुद्रा का तात्पर्य क्या है, मुद्रा किसी देश की प्रचलित अर्थव्यवस्था का आधार। कोई देश है,
किसी देश की जो प्रचलित क्या होती है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का क्या होता है, आधार। कोई देश है और उस देश में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या कहलाती है, मुद्रा। कोई सा भी देश हो उसके अंदर प्रचलित अर्थव्यवस्था का आधार मुद्रा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, जैसे हमारा देश कौन सा है, भारत, और भारत की किसकी बात कर रहे हैं, मुद्रा। भारत में अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, रुपया है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, रुपया। तो रुपया भारत की क्या हो गई, मुद्रा हो गई। लेकिन भैया एक प्रश्न और आता है, मुहर क्या है। भाई मुद्रा और मोहर में डिफरेंट क्या है, मुद्रा और मोहर में डिफरेंट क्या है। मुद्रा तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। जैसे मान लिया मैंने कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार तो क्या है, रुपया है, तो भारत की मुद्रा कौन सी हो गई, रुपया हो गई। भाई रुपया और मुद्रा में डिफरेंट क्या है, समझिए आप लोग, रुपया और मुद्रा में डिफरेंट, यानी मुद्रा किसी देश की अर्थव्यवस्था का क्या होता है, आधार। लेकिन जो मोहर होती है, मोहर, ये मुद्रा से अधिक, मुद्रा से कीमती, मुद्रा से क्या हो सकती है, कीमती, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या नहीं होता, आधार नहीं होता। अर्थव्यवस्था का क्या नहीं होता, आधार नहीं होता, आधार नहीं होती या नहीं होता। भाई मोहर तो अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि सर जो मान लेते हैं, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर मुद्रा की आकृति कैसी होती है। भाई जो मुद्रा है इसकी आकृति की भी बात कर लेते हैं। मुद्रा की आकृति कोई निश्चित नहीं है, मुद्रा की आकृति कोई निश्चित नहीं है। मुद्रा आयताकार हो सकती है, भाई मुद्रा आयताकार आकृति में हो सकती है, मुद्रा वृत्ताकार हो सकती है, मुद्रा अंडाकार हो सकती है, मुद्रा त्रिभुजाकार हो सकती है, मुद्रा अष्टकोणीय हो सकती है, मुद्रा षष्टकोणीय हो सकती है। मुद्रा की कोई आकृति निश्चित नहीं है और ना ही मोहर की आकृति निश्चित होती है। मान लेते हैं ये कोई सोने का सिक्का है, मान लेते हैं ये तो किसका सिक्का है, सोने का सिक्का है, सोने का। एक किसका है, लोहे का। अब भैया लोहे का सिक्का अर्थव्यवस्था का आधार हो सकता है, लेकिन सोना तो लोहे से अधिक धातु का क्या होता है, सिक्का होता है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था का आधार नहीं होता। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार उस देश की मुद्रा है, लेकिन मुद्रा से अधिक मूल्य का वस्तु है, लेकिन अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है, वो क्या कहलाएगी, मोहर कहलाएगी। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, यहां से हमें एक मुद्रा मिली है, यहां से हमें क्या मिली है, मुद्रा। और हड़प्पा सभ्यता से जो मुद्रा मिली, उस मुद्रा में किसका, नारी का चित्रण किया गया। और जो नारी का, सुनिएगा, नारी के गर्भ से, नारी के गर्भ से पेड़ पौधों को उत्पन्न होते दर्शाया। हड़प्पा सभ्यता से मिली मुद्रा में नारी के गर्भ से पेड़ पौधों को उत्पन्न होते दर्शाया गया, अर्थात उर्वरकता की देवी के रूप में। किसके रूप में, उर्वरकता, उर्वरकता की क्या थी, देवी, उर्वरकता की देवी के रूप में नारी की क्या मिली है, मुद्रा। विशेषता आती है पहली, हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता क्या थी, यहां पर नारी की जो पूजा है और उर्वरकता की देवी के रूप में की जाती थी। अर्थात मैं ये कहूं खाद्यान्न की देवी बोल सकता हूं, भाई उनके रूप में किसकी पूजा होती थी, नारी। अगली विशेषता की बात करें कि सर यहां से और क्या मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर था जहां से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर मिली है। अभिलेख युक्त मोहर, अभिलेख युक्त क्या मिली है दोस्तों, मोहरों के प्रमाण, मोहरों के प्रमाण। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहां से हमें सबसे ज्यादा जो मोहर मिली है, वो मोहर कैसी थी, अभिलेख युक्त क्या थी दोस्तों, मोहर थी। यानी अभिलेख युक्त क्या थी, मोहरों के प्रमाण भी इस सभ्यता से मिले हैं। लेकिन यहां से हम बात करें और हमें क्या मिला, तांबे, तांबे के ताबीज के प्रमाण। तांबे के क्या मिले हैं दोस्तों, ताबीज, तांबे के ताबीज के भी क्या मिले हैं, प्रमाण, जो इनकी धार्मिक अवस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, धार्मिक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को दर्शाता है, धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अर्थात इस सभ्यता के लोग कैसे थे,
धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लोग कौन सी प्रवृत्ति के थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। क्यों थे? क्योंकि यहां से हमें तांबे की क्या मिली है? ताबीज मिली है। और तांबे की ताबीज को देखते हुए यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, हड़प्पा वासी हैं, हड़प्पा वासी कौन सी प्रवृत्ति के रहे होंगे? धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग और बात करें, यहां से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? तांबे के स्केल। तांबे का क्या मिला है? स्केल का प्रमाण। तांबे का हमें क्या मिला है? स्केल के भी प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा गठिया रोग, कौन सा रोग है? गठिया रोग की जानकारी। कौन से रोग की जानकारी होती है? गठिया। इंपॉर्टेंट बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से हमें गठिया रोग की जानकारी होती है, तो ऐसा स्थल कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा। ऐसा स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। यहां से हम आगे कुछ बात और भी करने वाले हैं, देखिएगा। इसके अलावा हम लोग और बात करें, यहां से हमें R37 कब्रिस्तान मिला है। कौन सा कब्रिस्तान? R37 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। R37 कब्रिस्तान, यानी यहां से मिले कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? R37 कब्रिस्तान नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग शव को दफनाते थे, लेकिन यहां से मिले कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? R37 कब्रिस्तान नाम दिया गया। लेकिन इससे अलावा भी और किसके प्रमाण मिले हैं? विशाल अन्नागार। विशाल क्या मिला है? अन्नागार। विशाल अन्नागार। अब आपको आगे के जो अगली क्लास या अगली जो सभ्यता पढ़ेंगे, वहां पर कुछ कंफ्यूज सा नजर आएगा कि सर आपने एक बात को कहा है विशाल अन्नागार है। अन्नागार वो हड़प्पा से मिले, बिल्कुल मिला है। विशाल अन्नागार हड़प्पा से मिला है, और इसी के साथ में विशाल अन्नागार एक और मिला मोहनजोदड़ो सभ्यता से। भाई एक जो विशेषता है वो दूसरी सभ्यता में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता से भी विशाल अन्नागार मिला है, और मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी विशाल क्या मिला है? यानी हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, यहां से भी हमें विशाल क्या मिला है? अन्नागार मिला है। यहां से आगे और बात करें, और इस सभ्यता की विशेषता क्या रही थी, तो देखिएगा यहां से हमें एक और कब्रिस्तान मिला, HR कब्रिस्तान। कौन सा कब्रिस्तान? HR कब्रिस्तान के प्रमाण। HR कब्रिस्तान के क्या मिलते हैं? प्रमाण। यानी दो जो कब्रिस्तान मिले, एक कब्रिस्तान को तो नाम क्या दे दिया? R37 नाम दे दिया, लेकिन जो दूसरा कब्रिस्तान मिला, दूसरे कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? HR कब्रिस्तान नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है, यहां से हमें एक मुद्रा मिली है, और उस मुद्रा में नारी के गर्भ से पेड़ पौधों को उत्पन्न करते दर्शाया गया। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और जो धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, या मैं ये कहूं कि हड़प्पा वासी नारी की पूजा किसके रूप में करते थे? उर्वरकता की देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे? नारी। इसी के साथ सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों के प्रमाण मिले हैं। तांबे की ताबीज जो इनको किसको दर्शाती है? धार्मिक प्रवृत्ति को इंगित करती है। साथ में तांबे के स्केल के प्रमाण मिले हैं, यानी तांबे का क्या मिल गया? स्केल मिल गया। और गठिया रोग की क्या होती है जानकारी, यानी यहां से हमें गठिया रोग की जानकारी। एक कब्रिस्तान मिला, और इस कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया, जबकि जो दूसरा कब्रिस्तान है इसे HR कब्रिस्तान नाम दिया गया। साथ में विशाल क्या मिला है? अन्नागार भी प्राप्त होता है। तो ये विशेषता कौन सी सभ्यता की रही थी मित्रों? ये विशेषता रही थी किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिए यहां से आगे बात करते हैं। अगली सभ्यता पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है? अब हड़प्पा के बाद में जो अगली सभ्यता पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे, कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता। मोहनजोदड़ो सभ्यता। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, सबसे पहले बात तो ये आती है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ,
इसका शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो सभ्यता का मतलब क्या होगा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मर्तकों का टीला, इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। और इसके साथ इसके उपनामों की बात कर ले कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के उपनाम क्या है, इसको किस किस उपनामों से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता को कहते हैं स्तूपों का नगर। स्तूपों का क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को स्तूपों का नगर कहते हैं। और साथ में इसे सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहते हैं? सेकंड राजधानी। कौन सी राजधानी हो गई? सेकंड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सेकंड राजधानी कहते हैं। और इसके साथ इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। सिंध का क्या कहते हैं दोस्तों? सिंध का बाग। और भी इसका उपनाम की बात करें, इसे क्या कहा जाता है? नखलिस्तान भी कहा जाता है। यानी मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मर्तकों का टीला, लेकिन मोहनजोदड़ो को स्तूपों का नगर भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी कहते हैं। सिंध का बाग कहा जाता है और क्या कहा जाता है? नखलिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि यह सभ्यता कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। वर्तमान में कहाँ चली गई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का एक प्रांत आता है जिसका नाम क्या है? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत का एक जिला आता है, कौन सा नाम है? लड़काना जिला। कौन सा जिला है? लड़काना जिले। और लड़काना जिले में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। यानी वर्तमान पाकिस्तान का कौन सा जिला आता है? लड़काना। और लड़काना जिले में कौन सी नदी है? सिंधु। वर्तमान पाकिस्तान का सिंध राज्य, पाकिस्तान में प्रांतों को क्या बोलते हैं? सॉरी, राज्यों को क्या बोलते हैं? प्रांत। तो वर्तमान पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत का जिला कौन सा आता है? लड़काना। वहां पर नदी कौन सी बहती है? सिंधु। और सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई है। सिंधु नदी के कहां पर विकसित हुई है? किनारे। मेरी बात को समझना। अब जो सभ्यता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं मित्रों? सभ्यता। सर ये सभ्यता का मतलब क्या होता है? दोस्तों सभ्यता का मतलब होता है स्थान। सभ्यता का मतलब क्या होता है? स्थान। और स्थान को क्या कह सकता हूं? स्थल कह सकता हूं। तो सभ्यता का मतलब तो स्थान या स्थल होता है। तो मोहनजोदड़ो नाम का कोई क्या है? स्थान है। अब प्रश्न आपसे किस हिसाब से पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये वर्तमान में कहाँ है? तो सीधा सा आंसर है कि सर देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद में कहां चली गई? बोला सर पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान में कौन सी नदी के किनारे पर है? तो मैंने यहां पर लिखा है सिंधु नदी। पाकिस्तान में कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता उत्पन्न हुई है? मोहनजोदड़ो। इसका मतलब क्या होता है? मर्तकों का टीला। और इसे स्तूपों का नगर कहते हैं। सिंधु सभ्यता की द्वितीय राजधानी कहते हैं। सिंध का बाग कहते हैं। और क्या कहते हैं? नखलिस्तान। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिएगा, यहां से हम आगे बात करें इस सभ्यता के उत्खनन की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। एक बार खोज के बाद में पुनर्खोज करना क्या कहलाएगा? उत्खनन। तो इसका उत्खनन किया गया अर्नेस्ट मेके। किसने? इतिहासकार था अर्नेस्ट मेके। यानी मेके के द्वारा, एक इतिहासकार है जिसका नाम है अर्नेस्ट मेके। इतिहासकार अर्नेस्ट मेके के द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन किया गया। और अब आती है बात किसकी दोस्तों? विशेषताओं की, कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या है। इंपोर्टेंसी बात यही है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है। भैया सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि यहां से हमें नृत्यरत नारी की मुद्रा मिली। यानी नारी की नाचती हुई अवस्था में मुद्रा के क्या मिलते हैं? प्रमाण। मैंने आपसे पहले कहा, यानी हड़प्पा की बात की थी तो वहां पर कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं नारी की पूजा कौन से रूप में करते हैं? तो वो लोग उर्वरकता की देवी, यानी खाद्यान्नों को उत्पन्न करने वाली देवी है। खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो वो जो लोग थे वो खाद्यान्नों को उत्पन्न करने वाली जो देवी है
उसके रूप में नारी की पूजा। लेकिन मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसमें मिली मुद्रा में नारी को क्या करते हुए दर्शाया गया, नृत्य करते हुए दर्शाया गया। यानी इस सभ्यता में हमें नारी को नृत्य करते हुए दर्शाया। अब देखिए और विशेषताओं की बात करें, यहां से हमें विशाल स्नानागार मिला है। विशाल क्या मिला है, स्नानागार, स्नानागार के प्रमाण, विशाल स्नानागार के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। विशाल स्नानागार, सुनिएगा विशाल जो स्नानागार है इस आकृति का एक क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर है, और नीचे वाली कौन सी है, दक्षिण। इधर कौन सी दिशा हो गई, पूर्व, ठीक है ना, और इधर कौन सी हो गई, पश्चिम। इस प्रकार का एक विशाल क्या मिला है, स्नानागार मिला है, जिसमें इस प्रकार की क्या थी, सीढ़ियां थी। यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां। क्लियर। यानी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला जिसके उत्तर और दक्षिण में तो क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। यहां पर तो क्या बनी है, सीढ़ियां बनी है, ये तो सीढ़ियां बनी है, ये भी क्या है, सीढ़ियां हैं। यानी यहां तो सीढ़ियां हैं। और देखिए इधर से इसका क्या था, प्रवेश द्वार, इसका क्या था, प्रवेश द्वार, इसका क्या था, प्रवेश द्वार, और ये भी इसका क्या था, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, इधर से प्रवेश द्वार दोनों तरफ से। और यहां से क्या थी, जल निकासी की व्यवस्था। ये क्या है, जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी की व्यवस्था कौन सी दिशा में थी, व्यवस्था थी दक्षिण पश्चिम। जल निकासी की व्यवस्था किधर, दक्षिण पश्चिम। प्रवेश द्वार कौन सी जगह है, तो प्रवेश द्वार कौन सी जगह है, पूर्व पश्चिम, पूर्व व पश्चिम। पूर्व कैसा था, पश्चिम था। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है, लंबाई गुणा क्या है, चौड़ाई गुणा क्या है, ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो देखिएगा 15 गुणा 7.5 गुणा 2.4 इस अनुपात में थी। यानी किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात, जो स्नानागार मिला है इस स्नानागार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है वो 15, 7.5 और कितना है, 2.4 है। इस प्रकार की आकृति का एक विशाल क्या मिला है, स्नानागार मिला है। कहां से मिला है, तो ये विशाल जो स्नानागार है वो हमें मिलता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। एक बार नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए यहां से आगे हम बात करते हैं और क्या मिला इस सभ्यता से हमें। अगली विशेषता आती है विशाल अन्नागार। और क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार के प्रमाण। अब देखिएगा, अर्थात इस सभ्यता के जो लोग हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि सामूहिक रूप से अनाज का क्या किया करते थे, भंडारण किया करते थे। जब अनाज का सामूहिक भंडारण, एक बात आती है कि नोट, मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे विशाल स्थल, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ना, मोहनजोदड़ो सभ्यता की सबसे विशाल इमारत, सबसे क्या थी, विशाल इमारत। विशाल इमारत क्या थी, इमारत क्या थी, अन्नागार। अन्नागार, यहां से जो अन्नागार मिला है ना, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यानी मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसकी सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था, तो बड़ी इमारत का नाम क्या था, अन्नागार। क्या नाम था दोस्तों, अन्नागार। अब देखिए यहां से आगे हम बात करें और क्या मिला है, तांबे की हेयर पिन। तांबे की हेयर, हेयर यानी बाल होता है, पिन का मतलब पिन होता है। महिलाएं जो होती है अपने बालों को है ना इकट्ठा करने के लिए किसका, हेयर पिन का प्रयोग करती हैं। तो यहां से तांबे से बनी है क्या मिली है, हेयर पिन मिली है। इसके अलावा कुम्हारों की बस्ती, कुम्हारों की क्या मिली है, बस्ती के प्रमाण। कुम्हारों की क्या मिली है, बस्ती यहां से मिली। इसके अलावा हम लोग और बात करें, और यह एक विशाल बहुमंजिली या बहुमंजिला, विशाल बहुमंजिली एक क्या मिली है, इमारत। विशाल बहुमंजिली क्या मिली है, इमारत मिली है। यानी एक बड़ी आकृति की कई मंजिल की इमारत भी यहां से मिली। एक कौन सी सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, मोहनजोदड़ो।
कई मंजिल की एक इमारत मिली, जिसे कुछ इतिहासकार पुरोहितों का आवास बताते हैं। क्या बताते हैं? पुरोहितों का आवास। पुरोहितों का आवास मतलब, पुरोहित का मतलब क्या है? यानी जो कुलीन वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उनको नाम दिया गया पुरोहित। यानी यहां से मिली विशाल जो इमारत है उसको संभवतः इतिहासकार बताते हैं कि पुरोहितों का क्या रहा था, पुरोहितों की इमारत रही थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसकी तुलना किससे की जाती है? महाविद्यालय भवन से की जाती है। क्या मानते हैं? महाविद्यालय क्या मानते हैं? महाविद्यालय, महाविद्यालय का भवन, क्या भी कह सकते हैं इसको, महाविद्यालय का क्या मिला है? भवन मिला है, भवन। इसके अलावा हम बात और करें, और क्या मिला? कुबड़ वाले सांड, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला क्या मिला है? सांड मिला है। सांड अपनी भाषा में बैल को कहते हैं। तो कुबड़ वाले सांड की मरण मूर्ति, इसकी मरण मूर्ति मिली है। मरण का मतलब मिट्टी होता है और मूर्ति का मतलब मूर्ति, यानी सांड की बनी मिट्टी की हमें क्या मिलती है? मूर्ति। कौन सी सभ्यता से मिलती है ये मूर्ति? भी कहां से मिली हमें? तो मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा हम लोग और बात करें, मलेरिया रोग की जानकारी। कौन सा रोग है? मलेरिया। मलेरिया रोग की क्या मिलती है? जानकारी। मलेरिया रोग की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिलती है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके साथ हम लोग और बात करें, मोहनजोदड़ो सभ्यता से हमें क्या मिला? सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण। सर्वाधिक मोहरों के क्या मिले हैं? मोहरों के क्या मिले हैं? प्रमाण। सबसे ज्यादा मोहरों के प्रमाण भी कहां से प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से सबसे ज्यादा मोहरों के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा और बात भी कर लेते हैं, और इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी भाई? इस सभ्यता से और हमें प्रमाण किसके मिलते हैं भाई? मलेरिया। ध्यान दीजिएगा, यहां से हमें सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के क्या मिले हैं? प्रमाण। सूती वस्त्र के प्रमाण। तो मैं ये कह सकता हूं सूती वस्त्र किससे बनता था? कपास से। तो कपास के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था जहां से हमें कपास के अथवा सूती वस्त्र के पहली बार क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। ये प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? तो सूती वस्त्र अथवा कपास के जो प्रमाण है, ये प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ये प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों, कहां से प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता से। और यहां से आगे जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो आज तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगली क्लास को में देखते हैं नए सिरे से मोहनजोदड़ो सभ्यता का अगला पार्ट लेके जाओ।